और पत्थर ने अपनी जगह छोड़ दी। मेरे कदम न संभल सके और मैं आतिश कदे में जा गिरा। लेकिन वो अहमक नहीं जानते थे कि इस आग को देखकर खुद मेरे जिस्म के मसामात कुछ तलब करने लगे थे। अगर वो मुझे ना गिराते और काहिनी आजम की लाश ना भी मिलती तब भी मैं गुस्ले आतिश किए बगैर नहीं रह सकता था। इन दोनों की चालाकी पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन आग की लतीफ हरारत मेरे जिस्म में लज्जत बनकर दाखिल हो रही थी। इस हसीन गुस्ल की तुफैल मैंने फराग दिली से काम लेकर एक बार फिर उन दोनों को माफ कर दिया। आग मेरे जिस्म पर सरायत करती रही और मेरे ज़हन और दिल निखरते रहे। मेरे मसामात ने नई जिंदगी हासिल कर ली और मेरा सोने की तरह चमकदार जिस्म कुछ और चमकदार हो गया। मैं सोच रहा था कि आकाश ने मेरी मौत क्यों जरूरी समझी। क्या रकाबत की वजह से? क्या उसे एहसास हो गया था कि अगेसी का जिस्म उससे पहले मेरा रह चुका है, या फिर कोई और वजह? लेकिन वजह तो वो दोनों ही बता सकते थे। दूसरी बात यह कि खुद अगेसी भी आकाश की साजिश में शरीक थी। उसने भी कहानी आजम की तैरती हुई लाश की तस्दीक की थी। यह औरत किस बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रही थी, लेकिन कत्ल करने की साजिश में भी पेश थी। और उससे कबल कह रही थी कि अगर मैं मिस्र का हुक्मरान बनने के लिए तैयार हो जाऊं तो वह आकाश को भी रामूस के पास पहुंचा दिया जाए। आग के गुस्ल से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होने के बाद मैंने ऊपर निकलने की सोची। मुझे यकीन था कि वो दोनों मेरी मौत की तस्दीक करने के लिए नहीं रुके होंगे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आग के खौफनाक शोले किसी को जिंदगी भी बख्शते होंगे। चुनाचे वो मेरी मौत का यकीन किए वापस जा चुके होंगे। मैंने आतिश कदे की दीवारों को टटोला। किंगोरेदार दीवारें थी। चुनाचे मैं उन किंगोरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी देर के बाद आतिश कदे से निकल आया और फिर कोई नहीं था वहां। मैं इस कमरे के दरवाजे की तरफ चल पड़ा जो आतिश कदे तक आने का रास्ता था। दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था, लेकिन मेरी दो टकरों से वो टूट कर गिर पड़ा। उसकी आवाज दूर तक सुनी गई थी। चुनाचे फौजी फौरन ही दो मुसल्लह खादम अंदर घुस आए। उन्होंने मेरी शक्ल देखी और मुंह पाड़ कर रखे। ये आतिश कदे के मुहाफिज थे और शायद आकाश के प्रोग्राम से वाकिफ थे। मुझे जिंदा सलामत और एक नए रूप में देखकर वो खौफ से थर थर कांपने लगे, लेकिन मैंने मुलायमत से उनके कंधों पर हाथ रखे और बाहर निकला। मेरा रुख अगेसी और आकाश की ख्वाबगाह की तरफ था। थोड़ी देर के बाद मैं उनकी ख्वाबगाह में था। अगेसी और आकाश अंदर मौजूद थे। ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़े हुए दरबान शायद इस साजिश से नावाकिफ थे। वो मेरी हैसियत भी जानते थे, इसलिए जब मैं ख्वाबगाह के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने सिर्फ सर झुका दिया और मैं अंदर पहुंच गया। आकाश अगेसी की आगोश में सर रखे लेटा था और अगेसी अंगूर के एक खोशे को उसके होंठों से लगा रही थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर मगन थे कि उन्हें मेरे कदमों की चाप तक सुनाई नहीं दी। तब मेरे कानों में आकाश की आवाज उभरी। मुमकिन है यह भी उसकी अपनी इख्तरा हो। क्या जरूरी है कि हम उसकी बात पर यकीन कर लें? सालमूज खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया जिसने हमें इसका राज बताया था। चुनाचे अगर सालमूज का कोई राज भी था तो वो उसके साथ फना हो गया। अब उसे दोहराने से क्या हासिल? हमारा मकसद बहरहाल पूरा हो गया है। लेकिन क्या एक बार तुम मेरी फरासत की दाद न दोगी अकेसी? वो शख्स हमारे लिए एक मुस्तकिल खतरा था। उसकी जिंदगी में हम चैन से हुकूमत नहीं कर सकते थे। हमारे दिल उसके खौफ से हमेशा लरसते रहते और हमारी जिंदगी में वो मुसरत कभी ना आती जिसके हम ख्वाहिशमंद थे। मुझे बताओ, अगर वो शख्स खुद को कभी मिस्र का हुक्मरान बावर कराने की कोशिश करने लगता तो कोई था जो उसे उसके दावे से रोक सकता? उसे हुकूमत की ख्वाहिश नहीं थी आकाश। वो तो एक सैलानी इंसान था। वो क्या था? उसके बारे में क्या तुम वसूख से बता सकते हो? अब इस पर बहस करने से क्या हासिल? आओ हम मुस्तकबिल के लिए खुशगवार प्रोग्राम बनाए। खतरे मिट चुके हैं और अब खुदाबंद आकाश का कोई मुकाबिल नहीं है। आकाश ने करवट बदल कर अगेसी की कमर में हाथ डालते हुए कहा, लेकिन करवट बदलने से उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया था। उसकी आंखें मुझे देख रही थी और फिर दहशत से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके जज्बात इश्क मुर्दा हो गए और वो खौफ से थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज भी न निकल सकी, जबकि अगेसी उसके किसी पुरजोश इकदाम की मुंतजिर थी। आकाश उस तरह कांपता रहा। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था और मुझे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। फिर अगेसी ने आकाश के जिस्म की थरथराहट महसूस कर ली और प्यार से उसके बालों में उंगलियां घुमाते बोली, तुम जज्बात में निढाल हो जाते हो आकाश, और यह मर्द की शान नहीं है। मर्द तो भेड़िए की हैसियत में भला लगता है। उसने आकाश को सीधा कर दिया और फिर उसके चेहरे पर झुकी, लेकिन झुकते झुकते उसकी निगाह आकाश के सफेद चेहरे और फटी हुई आंखों पर पड़ी और वह चौंक पड़ी। क्या बात है आकाश, क्या अचानक तुम्हारी? नहीं नहीं, आकाश शिद्दत दहशत से झिका, तुम जिंदा नहीं हो, तुम जिंदा नहीं हो। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा और अगेसी भी एकदम चौंक पड़ी। वो मेरी तरफ मुड़ी और अब उसकी हालत भी आकाश से मुख्तलिफ नहीं थी। वो दोनों मुझे देखते रहे, कांपते रहे और मेरा ख्याल है प्रोफेसर इन पर जो वक्त गुजर रहा था वो उनके लिए एक मुनासिब सजा थी। दरअसल वो सख्त ज़हनी परेशानी में मुब्तला थे। अव्वल तो उन्हें हैरत थी कि मैं आग से जिंदा कैसे निकला। क्या ये मुमकिन है कि आग के खौफनाक शोले किसी को बचकर जाने थी? दो मगर मैं जिंदा बच गया हूं तो अब उनके साथ क्या सलूक करूंगा? और मैं भी खामोश था प्रोफेसर। मेरी यह खामोशी सजा उनके लिए काफी थी, क्योंकि मैं इससे ज्यादा सजा देना नहीं चाहता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि खौफ से उनके दिलों की धड़कनें बंद न हो जाए। जब मैं उन्हें मुआफ करने का फैसला कर चुका हूं
तो फिर ये खेल खत्म ही हो जाना चाहिए। चुनाचे मैंने गहरी सांस ली और फिर एक कुर्सी की तरफ बढ़ गया। मैं तुम्हारी खलवत में चले आने के लिए शर्मिंदा हूं आगेसी, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उन दोनों के बेजान चेहरों पर जिंदगी के आसार उमड़ आए। उन्होंने खौफ से कुछ होंठों पर जुबान फेरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। अपने हवास दुरुस्त कर लो, जो कुछ तुम कर चुके हो मैं उसे मुआफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बारे में तुमसे थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर करूंगा। हम शर्मिंदा हैं आमून के बेटे, आकाश ने दर्द सी आवाज में कहा। क्या इससे कबल तुमने मुझे दिल से आमून का बेटा तस्लीम नहीं किया था आकाश? यह हकीकत है आमून के बेटे, मेरा ख्याल था कि तू एक गैर मामूली इंसान है और बस। अगेसी तुमने, मैंने अगेसी की तरफ देखते हुए कहा। अगेसी के होंठ पड़पड़ाए लेकिन उसके मुंह से आवाज तक न निकल सकी। अब उसके ऊपर शर्मिंदगी का हमला हुआ। जवाब दो अगेसी, मैंने संजीदगी से कहा। मैंने भी यही सोचा था, इसके बावजूद अभी तक मेरा कोई इकदाम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हुआ था। यहां तक कि इस वक्त भी जब तुमने मेरे दोस्त सालमूस को भी चालाकी से कत्ल कर दिया। मैंने तुमसे एक मुतालबा किया था अगेसी, इसके जवाब में तुमने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की। इसकी वजह बताओ। मैं बताऊंगा आमून के बेटे, मैं कहूंगा कि मैं तेरा मुजरिम हूं। जो कुछ सामने आया, जो कुछ हुआ, मैं उससे खौफजदा था। हाँ, तेरी जुबान की जुम्बिश हमारी मौत बन सकती थी, इसलिए मैं मुतरद्दिद था और इसीलिए मैंने अगेसी के साथ मिलकर यह प्रोग्राम तय किया। लेकिन इस वक्त तक मैं ईमान नहीं लाया था कि तू सूरज का बेटा है। और अब, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तू अजीम है, तू माफूकुल फितरत है, आग के चोले तेरे बदन को निखारते हैं। अब इसमें कौन शुबा करेगा कि तू ही आमून का बेटा है। हम ईमान लाए अजीम देवता। नहीं, मैं सूरज का नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे देवता से कोई निस्बत नहीं है। मैं नहीं जानता आमून कौन है, ये तुम्हारा अकीदा है, तुम इस पर कायम रहो। मैं क्या हूं ये तुम न जान सकोगे। हाँ, यूं समझ लो मेरी मौत तुम जैसे फानी इंसानों के हाथ में नहीं गई। मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूंगा। मैं सिर्फ एक मुहक्किक हूं और अदवार की तहकीक करता हूं। तो सुन रहे अगेसी, वही कुछ कर जो मैंने कहा है और आकाश के साथ रहकर हुक्मरानी कर, मुझे कोई एतराज न होगा। मैंने तुम दोनों की सरकत को मुआफ कर दिया है। मैं उठ गया। उन दोनों के चेहरे तस्वीरें हैरत भरे हुए थे। तो प्रोफेसर, मैं वहां से उठकर माबद चला आया। अब मैं उन लोगों के सरों पर सवार रहना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वही किया जो मैंने कहा था। एक आलीशान माबद मेरे लिए बनवाया गया जो आज तक नील के किनारे खंडरात में मौजूद है। लोग उसे भी किसी फराउन का मकबरा समझते हैं क्योंकि उसकी तारीख किसी के पास नहीं है, लेकिन तुम आज भी उसे देख सकते हो। यहाँ मेरी निशानियां महफूज हैं। एक तवील अरसा वहां रहकर मैंने तारीख के इस पहरे गहवारे के बारे में तजुर्बात किए थे। मैंने मिस्र की एक तवील तारीख अपनी आंखों से देखी थी। आकाश और अगेसी का दौर खत्म हुआ। कदीम बादशाही का सिलसिला तीसरे से छठे खानदान तक महदूद रहा। यह दौर 2200 कबल मसीह से 2700 तक रहा। फिर 100 साल तक मिस्र अफरा तफरी का शिकार रहा, यहां तक कि नवे खानदान 20,000 कबल मसीह फिरौनी इक़्तिदार बहाल किया और 2 सदी तक इनका सूरज चमकता रहा। फिर कमहौस ने मिस्र पर हमला किया और उसे फतह कर लिया। ये एशियाई कोचक के बाशिंदे थे, बेहद जरी और बहादुर, लेकिन 17वें खानदान ने कमहौस को शिकस्त देकर दोबारा अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1880 से लेकर 1890 कबल मसीह तक कायम रही। इस दौरान मिस्रियों ने बहुत से इलाके फतह किए। फलस्तीन और शाम अब इनके कब्जे में थे, लेकिन बाद के फिरौन इन इलाकों को खो बैठे और एक बार मिस्र फिर अजनबी हाथों में चला गया। फिर 25वां खानदान बरसे इक़्तिदार आया। यह हबशियों से ताल्लुक रखता था, लेकिन 26वां खानदान फिर मिस्री था जिसे सीत कहते हैं। मिस्र की शक्ल बदलती रही। यह तवील दौर मैंने अपनी आंखों से देखा। मुख्तलिफ खानदानों में मेरी मुख्तलिफ हैसियत रही, लेकिन किसी खानदान ने मेरे आड़े आने की कोशिश नहीं की। मेरी हैसियत सिर्फ एक तमाशाई की थी। हर दौर में मेरी जरूरियात पूरी होती रही। मुझे जो कुछ दरकार था फराम किया गया और मेरी जिंदगी हस्बे मामूल बेहतरीन गुजरती रही। यहां रहकर मैंने अपने अलूम में इजाफा किया। अब मेरी तवज्जो उस साइंस की तरफ थी जो आइंदा दुनिया की एक जरूरत बनने वाली थी। सितारे मेरे दोस्त, मेरे रहनुमा थे। हर खानदान की हसीन लड़कियां मेरी खलवत में जिंदगी गुजारती थी और यह पहला तवील अरसा था प्रोफेसर कि मुझे अपनी जिंदगी से कोई उकताहट नहीं महसूस हुई थी। मैं सुकून से वक्त गुजार रहा था, लेकिन कब तक? बिलाखिर मैं वहां से उकता गया। मैंने नए जहानों की तलाश का फैसला कर लिया। इस दौरान अजनबी फाते भी मेरे दोस्त रहे थे। वो मेरी इज्जत करते थे, यूं समझो इज्जत करने पर मजबूर थे। मैं उनसे उनकी सरजमीन के बारे में मालूमात हासिल करता रहता था। मुझे कुर्बो जवार के बहुत से इलाकों की तफसील मालूम हो चुकी थी। चुनाचे अब मैं अपना मस्कन छोड़ने के बारे में गौर कर रहा था। मिस्र की मुकम्मल तारीख, वहां की मुकम्मल जिंदगी एक किताब की शक्ल में मेरे पास मौजूद थी, जिसे मैंने पूरी तहकीक के बाद लिखा था। चुनाचे अबुल हौल के देश से मैं रवानगी के लिए तैयार हो गया। अहम वाक़यात और पुरस्कार इंसानों की सरजमीन छोड़ते हुए मुझे कोई दुख नहीं था। मैं अपने आप को महदूद नहीं कर सकता था। इस मुल्क की दिलचस्पियों ने मुझे एक तवील अरसा तक खुद में कैद रखा था। अब मैं इस कैद से निकल जाना चाहता था। चुनाचे मैंने वो तमाम जरूरी अशिया जमा की जो मेरा सरमाया थी और रवानगी के लिए तैयार हो गया। मुझे किसी को इतला देने की जरूरत तो ना थी। हालांकि फिरौने वक्त बाउसा मेरा बहुत बड़ा मद्दा था।
वो मेरे अकीदतमंदों में से था और हफ्ते में एक बार मेरी खिदमत में हाजिरी देकर अपने मसाइल बयान करता। मैं उसकी रहनुमाई कर देता था और अक्सर मेरे मशवरों से उसे कामयाबियां नसीब होती थी। उसने मेरे माबद को अज़र नो तामीर करवाया और इसमें मेरी ज़रूरियात के मुताबिक तब्दीलियां करवाई थी। लेकिन यहां से रवानगी के लिए मैंने उससे मशवरा भी तलब नहीं किया। मैं जानता था कि बाउसा मुझे यहां से रवानगी की इजाजत नहीं देगा। वो मेरा इस कदर मद्दा था कि उसने अपनी सबसे हसीन बहन जोफा को मुस्तकिलन मेरी तहवील में दे दिया था। दुबले पतले और नाजुक बदन वाली ये हसीन लड़की मेरे कुर्ब से आसमानों की सैर करने लगती थी। लेकिन प्रोफेसर, मैं किसी एक औरत के लिए खुद को पाबंद नहीं कर सकता था। मैं अपने मिशन पर जमूत न तारी होने देना चाहता था। चुनाचे एक रात मैंने खामोशी से माबद छोड़ दिया और अपना मुख्तसर सामान लेकर चल पड़ा। एक स्याह ताकतवर घोड़ा मुझे लेकर नामालूम रास्तों पर चल पड़ा, लेकिन वो रास्ते मेरे लिए नामालूम नहीं थे। मैं इन रास्तों की कहानियां सुन चुका था। मेरा रुख तहजीब के दूसरे कहवारे यानी बाबुल और नैनवा की तरफ था। यहाँ के बारे में मेरी मालूमात वसी थी। बाबुल नैनवा की तारीख मिस्र की तारीख के कुछ अरसा के बाद शुरू हो चुकी थी और मिस्र की तरह वो भी हंगामों की सरजमीन थी, जिसकी मुकम्मल तफसील मुझे वहां जाने के बाद मालूम हुई, लेकिन इससे कबल भी मैं उससे नावाकिफ नहीं था। तो प्रोफेसर, मैंने दुआबा, दजला, फिरात अख्तिसार किया, लेकिन आराम का वक्त शुरू हो गया है। तुम थक गए होगे, मैं महसूस कर रहा हूं। और प्रोफेसर चौंक पड़ा। उसे फराना की सरजमीन से निकल आने पर शदीद हैरत हुई। वो तो खुद को अहरामों की सरजमीन पर महसूस कर रहा था। अफलातून और तूत अंक के दौर में अपने आप को देख रहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने था, लेकिन अब अचानक फिल्म चलते चलते रुक गई थी और वह हर से आंखें फाड़ फाड़ अपने गिरदो पेश देख रहा था। यही कैफियत शायद दोनों लड़कियों की थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने हवास में आ गए और प्रोफेसर के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अजीब दास्तान है ये। बिलाशुबा ये दुनिया की सबसे अनोखी दास्तान है, क्योंकि इसमें सुनने वाले की आंखें इस दास्तान के एक एक किरदार को देखती हैं, इसे महसूस करती हैं, इसकी आंखों में जज्ब होकर इस माहौल में खो जाती हैं। बिलाशुबा में नील के किनारे तुम्हारे माबद की दीवारों में था, जहां से नील की मौजों की टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और अब अचानक मालूम होता है जैसे मुझे वहां से हाथ पकड़कर यहां ले आया गया है। वो मुस्कुराने लगा। यह दिन हमारी दास्तान के बकिया दिनों से बेहद मुख्तलिफ है प्रोफेसर, क्योंकि इस दिन में लातादाद सदियां छुपी हुई हैं। खा ये सदियों की दास्तान है। मिस्र में इस दौरान जितने फिरौन आए, उनके अहद में भी जो कुछ हुआ, अगर मैं उनकी तफसील बताने बैठ जाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। हर फिरौन अपनी अलग कहानी रखता है, लेकिन वो कहानियां मैंने अपनी किताब में महफूज कर रखी हैं। मेरी किताब सदियों की किताब है प्रोफेसर, यकीनन मुझे एतराफ है। प्रोफेसर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या आप क्लोपत्रा के दौर में मिस्र में मौजूद नहीं थे? फरजाना ने अचानक सवाल किया। क्लोपेट्रा, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, क्लोपेट्रा का दौर बहुत बाद में शुरू हुआ। इस वक्त मैं मिस्र छोड़ चुका था। 30वें खानदान के दौर के बाद सिकंदर मिस्र पर काबिज हो गया। बतलीमूसियों का यूनानी शाही खानदान मिस्र पर हुक्मरान था। ये 4वीं सदी की कबल मसीह की बात है। यहां तक कि क्लोपेट्रा और एंटोनी ने शिकस्त खाई और सन 30 कबल मसीह मिस्र रोमियों के ज़ेरे इक्तदार आ गया। बहरसूरत इस औरत की रंगीन दास्तानें मैंने दूसरों की जुबानी सुनी। मैं नहीं जानता कि अगर मैं इस वक्त मिस्र में होता तो क्लोपेट्रा की दास्तान में कौन कौन सी तब्दीलियां होती। उसने मुस्कुराते हुए कहा और फरजाना खामोश हो गई। फिर वो अपनी आरामगाह में चले आए। प्रोफेसर एक गहरी सांस लेकर लड़कियों की तरफ मुखातिब हुआ। क्या तुम्हें अब भी उसकी दास्तान पर शुबा है लड़की? उसने पूछा। फरजाना और फिरोजा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। फिर फिरोजा बोली, आपका क्या ख्याल है डैडी? मैं कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि अगर वो पूरी जिंदगी तारीख की कहानी दोहराता रहे तो मुझे उकताहट नहीं होगी। मैं तारीख के एक अनोखे किरदार के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। यह अनोखी लज्जत सिर्फ महसूस की जा सकती है, अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। बहरहाल उसने सदियों के फासले तय कर लिए हैं। मुमकिन है अब उसकी दास्तान ज्यादा तवील ना हो। हाँ, मैं उसकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर वो हजारों साल की तफसील बताने बैठ जाता तो हमारी यह जिंदगी नाकाफी होती, फरजाना ने कहा। तो प्रोफेसर, दूसरे दिन हस्बे मामूल उसने अपनी दास्तान शुरू करते हुए कहा, मैंने सरजमीन मिस्र छोड़ दी और दिन रात गुजरने लगे। मैं इन रास्तों से गुजरता रहा जहां से मिस्र पर हमला आवर अपने निशान छोड़ते हुए गुजरते थे। इन रास्तों के तारीखी निशान बेपनाह दिलकश थे और इनसे हमलावरों के बारे में खासी मालूमात फराहम होती थी। मिस्र और दुआबा, दजला, फरात के वादियों में नुमाया फर्क है। मिस्र की तारीख में जितने भी नशीबो फराज आए, वादी नील पर आबादियां कायम रहीं। इसके बरक्स दजला, फरात के बेशतर हिस्से 12 वीरान हुए। अहम वाकयात की एक अलग तारीख है। इन तबाहियों और बर्बादियों से मुख्तलिफ दास्तानें मंसूब की जाती थी, जिनमें देवियों और देवताओं के कहर की बातें होती थी। लेकिन असल में वजह यह थी कि दजला और फिरात में अचानक तुगयानियां आ जाती थी और बाज़ औक़ात खासी खतरनाक सूरत हाल हो जाती थी। आबादियों का नामो निशान मिट जाता और जहां कहीं कभी घनी आबादी होती वहां तहद्दे निगाह सिर्फ दलदल नजर आती।
इसके बरक्स नील की तुयानी का वक्त मुकर्रर था और कुर्बो जवार की आबादियां उससे वाकिफ होती। यूं नील के किनारे महफूज रहते थे और तुगयानी के बाद फिर से आबाद हो जाते। सरजमीन मिस्र का आखिरी निशान छोड़ने के बाद मैंने एक तवील सफर किया। मेरे दोस्त सितारे मेरे लिए समतों का तयन कर रहे थे और मैं दिन रात तय कर रहा था। और एक शाम की बात है, मेरा वफादार और चाकू चुबंद घोड़ा अभी थक चुका था। मैं भी एक वीरान और नाहमवार घाटी में सफर कर रहा था जहां नोकदार चट्टानों और उनके दरमियान उगी हुई कांटोदार झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। सूरज अपना सफर खत्म कर चुका था, लेकिन मैं कुछ और सफर करना चाहता था ताकि ऐसे इलाके में पहुंच जाऊं जहां घोड़े के लिए सब्ज घास और पानी मौजूद हो। लेकिन इस वसी और अरीज मैदान का सिलसिला तहद्दे निगाह था और बज़ाहिर ऐसे आसार भी नजर नहीं आते थे कि घास मिलने की उम्मीद हो। इन चट्टानों में किसी शिकार का मिलना भी नामुमकिन ही था, लेकिन उसे अबूर करने की कोशिश में मैं घोड़े की जिंदगी खतरे में डालता। हाँ, एक रात खाए पिए बगैर गुजारना ऐसा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि मैं और मेरा घोड़ा उसके आदी थे। चुनाचे मैंने घोड़े का एमा मालूम किया और फिर उससे उतरा। मैं उसकी लगाम पकड़ नुकीली चट्टानों से कुछ दूर कदरे साफ हिस्से की तरफ चल पड़ा। साफ हिस्से में पहुंचकर मैंने घोड़े पर से अपना मुख्तसर सामान उतार कर एहतियात से रख दिया और घोड़े को आजाद छोड़ दिया। मैं जानता था कि यह वफादार जानवर दगाबाज नहीं है। घोड़ा अपनी मदद आप करने के असूल पर अमल करके चट्टानों के दरमियान घूमने लगा और फिर मैं एक पत्थर से टेक लगाकर आंखें बंद करके लेट गया। मुझे सितारों के निकलने का इंतजार था जिनकी मायियत में मेरी रात खूब गुजरती थी। मैं उनसे सवालात करता था और वो मेरे सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देते थे। लेकिन यहाँ का आसमान गर्द आलूद था, फिजा में बादलों के टुकड़े का राज था, इसलिए सितारे बादलों के दबीज लिहाज से बाहर मुंह नहीं निकाल सके और वक्त गुजरता रहा। मेरे ज़हन में सोचने के लिए बहुत कुछ था। मिस्र की मुकम्मल तारीख, वो इलाके जहां मैं मिस्र में आने से पहले था, अहरामों की पुरिसरार जमीन अनोखे वाकयात का मस्कन थी। यहाँ की पूरी जिंदगी मेरे लिए एक यादगार हैसियत रखती थी, लेकिन इसके साथ ही मैं तहजीब के दूसरे इलाकों को देखने का मुतमन्नी था जहां मिस्र की तहजीब के थोड़े अरसे के बाद ही तहजीब का आगाज हो चुका था। यकीनन वहां के वाकयात भी दिलचस्पी से खाली न होंगे, सो इसीलिए मैं वहां से चल पड़ा था। प्रोफेसर, अब सरजमीन दुआबा और दजला फिरात दूर न रह गई थी। रात गए मायूस घोड़ा वापस आ गया। उसकी गर्दन लटकी हुई थी, जिससे अंदाजा हो गया कि वह चट्टानों में अपनी खुराक तलाश करने में नाकाम रहा है। मैंने उसकी गर्दन थपक कर उसे तसल्ली दी। बेशक वो मेरी तरह सख्त चांद नहीं था और ना ही भूख बर्दाश्त करने की कुव्वत रखता था, ताहम ये सिर्फ एक रात की बात थी। दूसरे दिन थोड़ी सी मुशक्कत के बाद हम दोनों खुराक तलाश कर सकते थे। तो प्रोफेसर में घोड़े को तसल्ली देने के बाद खुद भी लेट गया। ये रात सितारों से गुफ्तगू में बसर नहीं हो सकी थी, क्योंकि सितारे रोपोश थे। नींद मेरी आंखों में दर आती, लेकिन घोड़े की तेज इंदनाट ने मुझे सोने नहीं दिया। मेरी आंख खुल गई और मैंने घोड़े की तरफ देखा। वो किस बात की निशानदेही कर रहा है। घोड़ा चौकन्ने अंदाज में खड़ा हुआ था। मैंने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह डाली और तब मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। आसमान पर चमकने वाले सितारे जमीन पर उतर आए थे और मेरे इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। ये चमकदार सितारे नोकदार चट्टानों से तलू हुए थे और ये सख्त हैरत की बात थी। अपनी तवील जिंदगी में मैंने इतना हैरत अंगेज मंजर कभी नहीं देखा था। मैं बेवकूफों की तरह उन मुतहरक सितारों को देखता रहा जो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे थे और इनका हल्का मेरे गिर्द तंग होता जा रहा था। काफी देर के बाद सितारों की असलियत पता चल सकी और मैं हैरान रह गया। अपनी हमाकत पर शायद नींद भरे जहन से मैंने उनके बारे में सोचा था। वो सितारे न थे बल्कि रोशन मछलें थीं जो यकीनन इंसानों के हाथों में होंगी, लेकिन ये कुछ अजनबी मछलें थीं क्योंकि इनसे चोले चमकते नहीं नजर आ रहे थे, बल्कि इनकी रोशनियां ठंडी और सुला देने वाली थी। मछलों का हल्का एक मखसूस फासले पर रुक गया। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे करीब ना आना चाहते हूँ, बल्कि दूर ही से निगरानी कर रहे हूँ। शायद वो भी मुझसे खौफजदा थे और दिन की रोशनी का मुंतजिर थे, लेकिन दिन की रोशनी कितनी दूर है। मैंने आसमान की तरफ देखा, तारीकी के सिवा कुछ नहीं था। गोया अभी सुबह दूर थी, लेकिन ये अहमक लोग मेरे नजदीक क्यों नहीं आते? क्या मैं इनकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर सकता हूँ? नामुमकिन है। गोया रात बेकार जाएगी। बहरहाल नन्हे जुगनुओं का राज जाने बगैर मैं इनके करीब नहीं जाना चाहता था। मैंने उनके हाल पर छोड़ दिया। अगर वो रोशनी का मुंतजिर हैं तो यही सही। सितारे चमकते रहे और फिर आसमान पर सफेद किरणें नमूदार होने लगी। तवील रात गुजर गई और सुबह होने वाली थी और सुबह की रोशनी के साथ साथ सितारे मान पड़ते जा रहे थे। तब उन लोगों की शक्लें वाज़ेह हो गईं जो चट्टानों की आड़ में पोशीदा थे। वो चौकन्ने होकर मेरी निगरानी कर रहे थे। सितारे अब बुझ चुके थे। न जाने ये कैसी मछली थी। बहरहाल रोशनी निकलते ही वो सब चट्टानों से बाहर बुलंद हो गए और फिर अजीब तरह शोर मचाने लगे। मछलियां या तो उन्होंने जमीन पर फेंक दी थी या फिर किसी जगह जमा कर दी थी। अलबत्ता अब उनके हाथों में सफेद सफेद चमकदार तलवारें नजर आ रही थी। अजीब थे वो लोग। मैं उनके बारे में कुछ न समझ सका। वो सुर्ख रंग के चुस्त लिबासों में मलबूस थे। सीनों पर एक गोल दायरा बना हुआ था जिसका रंग स्याह था। चेहरे साफ सुथरे लेकिन खदोखाल जरा मुख्तलिफ थे और वो चट्टानों के दरमियान उछल उछल कर शोर मचा रहे थे और मेरा घोड़ा खौफ से हिनहिना रहा था। थोड़ी देर में मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरे लिए जारहाना आज़ाइम रखते हैं, मुझ पर हमला आवर होना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें किसी का इंतजार है।
तब नुकीली चट्टानों के आखिरी सिरे पर मैंने एक गुबार सा देखा जो वाजे होता गया। चंद घोड़े बेतहाशा दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वो बड़ी बेजिगरी से नुकीली चट्टानें फलांग रहे थे और मैंने उन घोड़ों पर ऐसे ही सुर्ख पोशों को सवार देखा। उनकी भवें ऊपर कूटी हुई थी और टेढ़ी थी। टोड़ियों पर नन्ही नन्ही नुकीली ताड़ियां नजर आ रही थी, लेकिन दरमियान में जो सवार था उसका चुस्त लिबास सफेद था। जब वो लोग कुछ और करीब आए तो मैंने महसूस किया कि चुस्त सफेद लिबास वाला सवार दूसरों से मुख्तलिफ है। उसके चेहरे पर वहशत तो है लेकिन दाढ़ी नहीं है। उसके अलावा लंबे लंबे स्याह बाल उसके सफेद चेहरे के गिर्द खाला बनाए हुए हैं। मेरी निगाह कुछ और नीचे गई, तब मेरे ख्याल की तस्दीक होगी। सफेद लिबास वाली औरत थी और शायद इन लोगों की सरबराह थी। बिलाखिर वो भी सुर्ख लिबास वालों के नजदीक पहुंच गई और उनका जोशो खरोश थम गया। वो साकत हो गए, लेकिन अब उनका दायरा सिमटने लगा था और वो एक जगह जमा होते जा रहे थे। मैं दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। मेरे दिल में खौफ का शायबा तक नहीं था। ठीक है, उनकी तादाद काफी थी, वो सब अजीब हैसियत का मालिक थे, लेकिन उसके बावजूद वो मेरा क्या बिगाड़ सकते थे। मैं तो पहाड़ नुमा दरिंदों से भी खौफजदा ना होने वाला था, इसलिए मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा। तब औरत के साथ आने वाले नुकीली दाढ़ियों के मालिक सबसे आगे सफरा हुए। उन्होंने औरत को अपनी पुश्त पर कर दिया और फिर उन्होंने अपनी लंबी सफेद और चमकदार तलवारों की नोकें मेरे सामने कर लीं और आहिस्ता आहिस्ता उनके घोड़े मेरे तरफ बढ़ने लगे। मैं कमर पर दोनों हाथ रखकर तन कर खड़ा हो गया और दिलचस्पी से नजदीक आने वालों को देखने लगा।